दोस्तों, कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं। अगर ये भी आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो लोगों को सोचने दीजिए, लोगों को जो कर रहे हैं करने दीजिए, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए अपनी हालत में, लेकिन आप अपना काम करते रहिए उसी ऊर्जा के साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए, जिस ऊर्जा के साथ हम आपका स्वागत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ, आपका होस्ट, आपका दोस्त अजहर। और आज वो कहते हैं ना कि हिंदुस्तान जो है वो कहानियों का देश है, तो एक शेर सुनाना तो यहाँ बड़ा लाजमी हो जाता है कि अदाएँ शामिल थी जिनके किरदार में, अदाएँ शामिल थी जिनके किरदार में, वो सब अदाकार हो गए। हमें सादगी से कहानी सुनाना आता था तो बस हम कथाकार हो गए। जी हाँ, हिंदुस्तान जो कहानियों का देश कहलाता है, वो कहानियों का देश, या यूं कहूँ कि वो कहानियों का प्रदेश राजस्थान भी है, जहाँ कहानी सुनाते हुए वो है ना कि गौरव गाथाओं से लेके वो कहते हैं ना प्रेम के जो प्रेम भरी बातें हैं, प्रेम भरी दास्तानें, वो सब आपको यहाँ मिलती है। और आज ऐसे ही एक कथाकार, एक वरिष्ठ कथाकार को हमने आमंत्रित किया है धरती धुरारी के इस मंच पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं ना कि गोपाल दास नीरज जी का अनुसरण करने वाले, और साथ ही साथ हसरत जयपुरी जी को अपना मानने वाले, और साथ ही साथ विजयदान देथा जी को दद्दा के रूप में समर्पित हमेशा रखने वाले हमारे अपने वरिष्ठ कथाकार श्री चरण सिंह पथिक जी। चरण सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अजहर भाई। और दूरदर्शन के इस मंच पर दूरदर्शन के माध्यम से आपसे कुछ बातें करने का मौका मिलेगा, कुछ कहने की कोशिश होगी कहानियों के बारे में, राजस्थान के बारे में, राजस्थान के रचनाकारों के बारे में, अपनी कहानियों और अपनी मिट्टी की खुशबू के बारे में। क्या बात है। तो मतलब आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शुरुआत में जो कह रहे हैं ना कि आई एम एन ओपन बुक, मैं खुली किताब हूँ, और वो कहते हैं भी कि पढ़ो ज़िंदगी को तो महज 4 पन्नों की एक किताब है, लेकिन समझो इसके मूल्य को तो ये ज़िंदगी एक खिताब है, और वो खिताब भी आपकी ज़िंदगी में शामिल रहे। चाहे बात करें राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार की, चाहे बात करें रांगे राघव पुरस्कार जो आपको 2012 में मिला उसकी, लेकिन ठीक जो कहते हैं कि इतने पुरस्कार मिले हों, फिल्मों के लिए आपने लिखा हो, उससे ठीक पहले वो कहते हैं ना पहले अध्याय की तरफ रुख करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। और वो कहते भी हैं कि बेफिक्र बचपन, बेबाक बचपन, शरारत का पर्याय बचपन। तो आज आपको इसी स्टूडियो के माध्यम से सीधे लिए चलते हैं पहले करौली रौंसी के उस पृष्ठभूमि पे जहां 1964 में आपका जन्म होता है, और उसके बाद की कहानी वो अपने आप में कहानी भी है और इतिहास भी है। तो आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे बचपन का वो दौर कैसा था। देखो, हम एक तालाब के नीचे, हमारे गांव में एक तालाब है बहुत बड़ा, और उसके नीचे एक ढाणी थी, गांव से दूर थी, पूर्व दिशा में, वहाँ रहते थे। वो हमारे घर थे, सब हमारे कुटुंब के ही। और बचपन तो चूँकि किसानों के घर में जैसा बचपन गुजरता है, गाय भैंस खेत, और स्कूल में जाते थे, 1 किलोमीटर करीब हमारा स्कूल पड़ता था वहाँ से, ढाणी से। तो प्राइमरी मिडिल, लेकिन मिडिल में जब मैं पढ़ रहा था, मतलब अब लोगों को ऐसा लगेगा भाई एक 8वीं 7वीं में पढ़ने वाला लड़का कैसे सोच सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी जो बुनियाद है ना, वो बहुत पहले रख दी जाती है, मतलब खुदा ऊपर वाले ने। मैं सोचता था यार, मैं 8वीं में सोचता था मैं कुछ करूँगा यार, मैं कुछ करूँगा, मतलब कुछ अलग करूँगा, कुछ अलग करूँगा। और ये जब मैं हिंडौन गया 9वीं क्लास में, फिर दोबारा श्री महावीर जी जो हमारे गांव के पास में 10th में, और फिर जब हायर सेकेंडरी करने के लिए करौली गया, तो ये बात इतनी ठोस हो चुकी थी कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मतलब। और मुझे अगर आम जन जो नौकरी कर रहे हैं तो फिर मुझे कुछ अलग दिखना है, मतलब मैं भीड़ का चेहरा नहीं बन सकता, मतलब ये ख्वाब था, मतलब मेरा। किरदार ने कभी वो गुलामी स्वीकार की नहीं, ऐसा लगता है। नहीं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा सर जी, वो कहते हैं कि हम अपने बारे में, वो कहते हैं कि हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए कहा भी जाता है, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि अपने बारे में अच्छा कहिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए। राजा कभी कहते हैं कि गुलामी के लिए पैदा नहीं होता, ये सोच हो सकती है आपकी, लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं कि अपने आप को समृद्ध रखना। और ठीक उसी तरह उसी पहलू के दूसरे पहलू पे अगर मैं चला जाऊं, शुरुआती दौर में मेरा तो खुद का नाम भी अजहरुद्दीन है, और पिताजी ने बहुत प्रेम के साथ में एक मशहूर क्रिकेटर के नाम पे मेरा नाम रखा था। और उसी क्रिकेट से एक कहानी और शायद यहाँ से लोगों को जाननी ज़रूर चाहिए कि शुरुआती दौर में आप खुद भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं, वो क्या कहा? देखो, कई ख्वाब होते हैं ना भैया, ऐसा है कि मैंने कहा हम तो फिल्मों में जाएंगे, है ना, तो
चारों टॉकी जो भरतपुर में कॉलेज में गया तो मैं 2 साल लगातार फेल हुआ वहाँ पे, क्योंकि पढ़ने का तो काम ही नहीं था हमारे टाइम। तो फिल्म में जाएंगे, हम पढ़ के करेंगे क्या मतलब। और जब ये सारी चीज़ घर वालों को पता लगी तो उन्होंने मेरा कॉलेज चेंज कर दिया मतलब, और मुझे भवानी मंडी ले गए जो राजस्थान के उधर कोटा के पास है। और वहाँ से मैंने क्रिकेट का एक ख्वाब था यार, चलो ये तो नहीं हो सका हमारा सपना, तो क्रिकेट में बहुत तेज गेंद फेंकता था मतलब अपने आप गेंदबाज थे? हाँ, फास्ट बॉलर। अरे वाह। और मैं सोचता था जो कभी कभी ऐसा यार हमारे अंगूठे या हाथ पैर मत तोड़ देना मतलब, क्योंकि एक जोश रहता था ना यार। और ऐसे कभी रात में भी सपने आएंगे तो बस मैं गेंद फेंकने वालों कपिल देव को या गावस्कर को और आँख खुल जाती थी। तो ये होता था। उस दौरान कुछ ऐसा हुआ, धीरे धीरे मैंने यार एक बार फिर ट्राई करते हैं अपन NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वाह। वहाँ मैंने अप्लाई किया, वहाँ मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने कहा यहाँ रिजेक्ट कर तो कोई बात नहीं, अब पूना फिल्म एंड टेलीविज़न जो इंस्टीट्यूट है पुणे, FTI, हाँ FTI, वहाँ ट्राई करते हैं। वहाँ भी मतलब मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो एक जो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होता है ना कि यार मैं इधर भी नहीं जा पा रहा, इधर भी नहीं जा रहा, अब पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी ना, पढ़ाई पे तो ध्यान ही नहीं था मतलब। और सब्जेक्ट भी चेंज कर लिए थे, मैं मैथ साइंस का स्टूडेंट था, मैंने अंग्रेजी साहित्य और इतिहास और अर्थशास्त्र ये मैं ले चुका था 2 साल। तो मैंने वहाँ एक उपन्यास लगा भवानी मंडी में, पहली बार जिंदगी में। मैं आप खुद को आजमाते हैं ना, मैं किस में बेहतर कर सकता हूँ, ये सारे तो निकल गए। मैंने एक उपन्यास लिखा, उस उपन्यास को मैं अपने कांख में लगाए भवानी मंडी में घूमता था, उस रजिस्टर को, ऐसे मोटे रजिस्टर को। और छपने के लिए यार भाई ये जो प्रिंटिंग प्रेस होती है ना, उन्होंने कहा भाई हम तो कार्ड छापते हैं यार, हम किताबें थोड़े छापते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि जैसे गुलशन नंदा के उपन्यास, वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यास बुक स्टॉलों पर, रेलवे स्टॉलों की जो है ना वहाँ पर रखे रहते हैं मोटे मोटे, कभी मेरा भी ऐसे रखा जाए मतलब। अरे वाह। हाँ, तो मैं वो कह रहा यार आप पागल तो नहीं है मतलब, यहाँ तो शादियों के कार्ड छपते हैं, इसको छपाने के लिए तो मेरठ जाना पड़ेगा। अब मेरठ के लायक हमारी दम ही नहीं थी, हमारी औकात नहीं थी उस वक्त जब मेरठ जाए। ये छपाने की एक जो प्रक्रिया होती है ना, बहुत अनजान थे मतलब, कुछ ही बस हमें तो लिखना था। और मुझे लगा यार मैंने 200 पृष्ठ लिख दिए एक उपन्यास के रूप में। बहुत धैर्य चाहिए होता है, बहुत क्रिएटिविटी, उसको हाँ, पढ़ने के लिए बहुत धैर्य चाहिए होता है, लिखने के लिए तो कितना और आपको। एक मेरा दोस्त था, मैं 10 पन्ने लिखता था, उसको सुनाता था, फिर वो हाँ ठीक जा रहे हो, फिर मैं दूसरे दिन 10 पन्ने लिखता था, फिर सुनाता था, हाँ बिल्कुल यार सही, मैंने कहानी कहीं अपना रास्ता भटक तो नहीं रही जिस ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ। तो एक दोस्त था जो हौसला बढ़ाता था कि आप कर सकते हो। और यहाँ से मेरे जब घर वालों ने वहाँ कुछ चीज़ हुई, मतलब एक अपना होता है ना जो कि यार अपन वो युवावस्था में कहीं ना कहीं अरे यहाँ तो बिगड़ जाएगा, मतलब बिगड़ने का मतलब आजकल गांव में या शहरों में बिगड़ने का मतलब है आप अगर किसी को चाहने लगते हैं तो आप बिगड़ गए मतलब, है ना। और उस वक्त की तो परिभाषा भी बहुत कुछ अलग होगी, बहुत अलग थी मतलब, हाँ, है ना कि आपने अगर वो शर्ट के 2 बटन ऊपर के अगर खुले आपके रह गए तो आप बिगड़े हुए बिगड़े हैं। हुए तभी हैं। एक वो उस समय की एक सोच थी। नहीं बनियान नहीं पहनते थे ना, वो अमिताभ बच्चन की स्टाइल रहती थी, यहाँ तक शर्ट खुली हुई। ये कट शर्ट जो भाई साहब पे ऐसी कट शर्ट में अब जब भी ऐसे ही कट शर्ट पहनता था, मेरी पसंदीदा शर्ट ऐसी कट शर्ट जी। और ऊंची अड़ी के जूता और वो इतनी मोहरी के बड़े पैंट, बस वही स्टाइल रहती थी। क्योंकि उस मानसिकता से बाहर ही नहीं निकल पाएगा यार, जब नसीर एक्टिंग कर सकता है, ऊपरी एक्टिंग कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई। दिमाग में चल रहा था वो, हाँ वो दिमाग में चलता रहता था, सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप अपनी आँखों में जो ख्वाब है ना, अगर उनको हमेशा जिंदा रखते हो, पानी देते रहो, खाद पानी, और उनको जिंदा रखो मतलब, है ना, तो ऊपर वाला कभी ना कभी उनको पूरा जरूर करता है। क्या बात है। बशर्ते वो जुनून हो, जो जुनून है। बहुत सारे आप कल्पना करोगे, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ 84, 85, 86 की, गांव में तब कोई जीन्स पहनना जानता नहीं था, मतलब जीन्स क्या, परिभाषा ही नहीं पता थी कि इस तरह पता ही नहीं था जीन्स क्या होती है। हाँ सही बात, फिल्म क्या होती है, जीन्स क्या होता है, NSD क्या होता है, FTI क्या होता है, कोई लड़का सवाल ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ मेरे करौली जो शहर है, हिंडौन शहर है, उनमें नहीं जानते थे यार क्या भला है। तब मैं ये कर रहा होता था मतलब, सिर्फ एक वो जो धुन थी दिमाग में कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, जमाने से थोड़ा सा अलहदा, थोड़ा सा अलग रहना है। भाई देखो आप अव्यक्त होना चाहते हैं मतलब दुनिया के सामने, अब वो किस रूप में आओ आप, है ना,
तो चाहे आप कलाकार के रूप में आए, अभिनय के क्षेत्र में, चाहे थिएटर के जरिए आएँ, चाहे लेखन के जरिए आएँ, चाहे पेंटिंग के जरिए आएँ, मतलब आदमी तड़पता है ना खुद को, यार मैं कुछ कहूँ, किस माध्यम से कहूँ। वो कहते भी ना सर कि मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे दिल में ही रही। तो वो एक जो जूझना होता है ना, जो अक्सर करियर मेकिंग स्टेटमेंट जो स्टेट चल रहा होता है, उसके आसपास दिमाग में बार बार चलता है कि मैं करना ये चाहता हूँ, मैं कर ये रहा हूँ, तो मेरी सफलता का क्या औचित्य है, क्या मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, वो दिमाग में चल रहा होगा उस टाइम। और आप कल्पना करो यार, जब मैं STC कर रहा था, जो टीचर ट्रेनिंग होती है, तो मैं लिखता था, और जो उस वक्त स्थानीय अखबार बहुत चलते थे, पत्र पत्रिकाएं की जो आप बात हाँ, मतलब स्थानीय अखबार, मतलब ये तो खैर अब राजस्थान पत्रिका, ये तो स्टेट लेवल के अखबार है, मतलब नेशनल लेवल की समझो आप। उस टाइम भास्कर तो आया नहीं था, खैर नवज्योति, ये दो ही थे। तो तब ये प्रश्न नहीं चलते थे, हिंडौन करौली, जो अलग अलग जगह के जो प्रश्न चलते हैं ना, स्थानीय संस्करण, वो नहीं चलते थे, अलग अखबार निकलते थे। जैसे हिंडौन से निकलते थे 2, सवाई माधोपुर से निकलता था, एक करौली से निकलता था। बस उनमें छपने की एक जो होती है ना, नाम देखने की, छपकी डाके नाम लिख रहा, पूरा गांव का पता, ये तो एक गर्व होता था यार, मैं कुछ अच्छा यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, हुनर की अपनी एक तासीर होती है, हुनर या तो छप जाता है या फिर छुप जाता है। अब ये मौका था जब आपका हुनर छुपने से लेके छपना शुरू हो चुका था, जब आप वो मुद्रित तौर पे अपना नाम जो आप बता रहे हैं कि पता, वो पूरा जब उस वक्त में जिस भी परफॉर्मेंस के साथ में उसको लिखा जाता था, वो आप अपना नाम पढ़ पा रहे थे, तो यहाँ से अब दिमाग में क्या चल रहा था, अब आगे क्या करना है, आगे की कहानी कैसी होने वाली? आगे की कहानी देखो, मैं शूटिंग वॉलीबॉल का भी बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी था, शूटिंग वॉलीबॉल का, और घुड़सवार था अच्छा, मतलब हमारे घर में 2 घोड़ियाँ थी, मतलब तो उस पहले ऐसे दौड़ाते थे यार, देखो बस के साथ साथ दौड़ाते हैं घोड़ी यार, जैसे सुनील दत्त दौड़ा था, अब दौड़ा था। तो वो 2 घोड़ियाँ होने का हमारी फायदा हुआ कि एक जो आपके डर होता है ना घुड़सवारी का, यार गिर जाऊंगा तो लगेगी, या होगी, गिरेंगे तो गिर जाएंगे यार, है ना, और घुड़सवार है तो गिरेगा ही, मतलब कभी तो, है ना। तो वो लड़कपन में निकल गया वो डर, तो वो डर निकल गया, मतलब हमारे गाँव तालाब तो तैरना वरना। अब एक चीज़ जो आपके दिमाग में होती है ना कि यार अभी मैं ये स्थानीय इनमें तो छप रहा हूँ, मतलब, लेकिन जब तक हम राजस्थान पत्रिका ही उस वक्त बड़े समाचार पत्र में छपने की ख्वाहिश होती है ना। तो मेरी पहली नौकरी लगी चित्तौड़गढ़, तो मैं रात भर लिफाफे तैयार करता था, और एक रजिस्टर बना रखा था मैंने कि ये कविता फलां अखबार को, ये कविता फलां अखबार को, इतने दिनांक को, और जैसे 20 दिन हो जाते थे ना, एक टिकट लगा हुआ लिफाफा वापसी के लिए, रचना के लिए, उसमें डालना पड़ता था। और 20 दिन बाद यही आता था, खेद है हम आपकी रचना नहीं प्रकाशित कर सकते, कृपया सहयोग बनाए रखें। लौट के आ जाती थी, और जिस दिन लौट के आ जाती थी ना, तो वो दिमाग में ऐसी निराशा, हताशा, क्योंकि वो दौर आज के रचनाकार नहीं झेल रहे, मतलब रिजेक्शन का। आज तो आप अगर कहीं नहीं छप पा रहे तो आप अपने सोशल मीडिया के जरिए आप छप सकते हैं, तो आप अपने संपादक खुद बन जाते हैं। हालांकि इस पे भी बात करेंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, और मेरे ख्याल से हमारे तमाम दर्शक भी, जब उस दौर की जो लेखनी आपकी थी, वो कहते हैं ना कि एक दौर होता है जब हम दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो दौर था। वो दौर सर, उस दौर की कोई कविता याद है आपको जिस मंच पे आप सुनाना चाहें? हाँ, मंच के माध्यम से। मैं कविता पूरी तो याद नहीं, लेकिन कुछ पंक्तियाँ हैं जो बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। 2 कविता उनकी। मैं इस तरह की कविता लिखता था, सांझ सवेरे ताने मिलते घर में आटा मुट्ठी भर। सांझ सवेरे ताने मिलते घर में आटा मुट्ठी भर, मिर्च मसाले तरस गए हैं पिसने को सिलबट्टी पर। ये जो युवावस्था में जब आप वो हर एक वो नौजवान रिलेट कर पाएगा जिसे किसी कारणवश अभी तक जो करियर पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं हो पाया है। हाँ। वो हर एक व्यक्ति, और मैं चाहूँगा सर मुकर्रर एक बार दोबारा आप सुनाएं। नहीं, सांझ सवेरे ताने मिलते, वो एक आम जन की पीड़ा है, मतलब घर में आटा मुट्ठी भर, मिर्च मसाले तरस गए हैं पिसने को सिलबट्टी पर, कंधों पर भूगोल उठाया, मंडी मंडी तोल कराया, हाड़ मांस के सौदागरों ने औने पौने मोल थमाया, हम महलों के ख्वाब देखते सो गए फिर दरपट्टी पर। सांझ सवेरे ताने मिलते घर में आटा मुट्ठी भर। तो मैं
इस तरह की कविताएं लिखता था। और जैसे ये मेरे ख्याल से वो 20-25 साल की जो उम्र के जो युवा हैं, हाँ, और हाँ। आप भी शायद, आपकी उम्र भी तब उस इतनी रही हाँ, होगी। मतलब एक आध साल ज़्यादा होगी, 26 हाँ। होगी शायद, मतलब तो 26 ये जो एक मर्म है, ये जो दर्द है, ये शाश्वत है। वो हाँ। कहते हैं ना कि हम जो पुरुष वर्ग हैं, अक्सर सर कहा जाता है, बहुत बड़े बड़े मंचों पे कहा जाता है कि पुरुष रोता नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन एक हकीकत ये है, जब वो इस तरह की बातें वो सुनता है तो वो कहीं ना कहीं दर्द निकल जाता है। हालांकि सर इस मंच के माध्यम से हम भी प्रयास करते हैं, आपने तो इतना खूबसूरत तोहफा हमें दिया, लेकिन आपके भी एक मित्र हैं जो कुछ कहना चाहते हैं बड़ी आज़ादी के साथ, बड़ी स्वतंत्रता के साथ। तो आइए स्वागत करते हैं स्वतंत्र मिश्रा जी का, उन्हें सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। आइए। चरण सिंह पथिक राजस्थान के एक बड़े कहानीकार हैं, और मुझे कहना चाहिए कि राजस्थान ही नहीं, हिंदी के एक बड़े कथाकार हैं, और इस मौजूदा समय के वो बहुत धारदार लेखन करते हैं। तो पहले वो कविताएं लिखते थे, और उनको यशवंत व्यास जी ने कहा कि आपको कहानी लिखनी चाहिए। उनकी पहली कहानी बक्खड़ आई थी। बक्खड़ इतनी बढ़िया कहानी थी कि उसकी प्रशंसा देश के बड़े साहित्यकारों ने की, ज्ञान रंजन जैसे संपादकों ने की, अरुण कमल जैसे कवियों ने की। उसके बाद उनकी कई कहानियां जो हैं, जैसे काट का गुलाब और दो बहनें एक कहानी है जिस पर विशाल भारद्वाज जो हिंदी सिनेमा के बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई पटाखे, और वो काफ़ी लोकप्रिय भी हुई। उसके बाद उनकी कहानियों पे फिल्म बनी कसाई, लाठी और आटा साटा। उनकी कहानियों में राजस्थान की रेत की तरह गर्मी भी है, उष्मा भी प्रदान करती है, और एक किस्म का आप कह सकते हैं शीतलता भी है। क्या बात है सर। वो कहता है ना कि मित्र वो चित्र होता है जिसपे आपको अपना अक्स साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। जो छपी हुई मुद्रित रूप में, प्रकाशित रूप में जब हम कुछ देखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला जो किरदार आपकी ज़िंदगी में भी वो एक मित्र ही रहे, जिन्होंने बताया कि उपन्यास तुम ठीक लिख रहे हो। हाँ। 10-10 जो पृष्ठ हैं आपको, वो जब आप सुनाते थे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज जिस मंच के माध्यम से भी आपके एक मित्र आपके बारे में इतनी खूबसूरत बात कह के गए हैं। सर यहाँ से हम भी जानना चाहेंगे बक्खड़ के बारे में। जब शुरुआत में जब आपने लिखना शुरू किया, तो सर बक्खड़ के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखो, बक्खड़ का अर्थ होता है माँ के साथ आया हो बच्चा। अगर बात किसी पहले पति ने मान लो उसको त्याग दिया हो और उसके एक बच्चा भी हो, और जब वो दूसरे किसी के यहाँ जाके बैठती है, नाते जाती है, जो बच्चा है ना वो बक्खड़ कहलाता है। और समाज में उसको बहुत ताने सहने पड़ते हैं जब दूसरी जगह जाता है। तो एक औरत जो, वो औरत के संघर्ष की, जिजीविका की, और उसके ऊपर जो जुल्म होते थे, कल्पना करिए, मैं अपन जब किरदार चुनते हैं ना कि यार अपन क्या करें, मतलब, तो हमारे यहाँ एक औरत थी, मैं उसको बहुत माइनर बारीक तरह से ऑब्जर्वेशन करता था उसको। उसके साथ जो हो रहा था उस वक्त, जो अन्याय हो रहा था, तो वो अन्याय ऐसा था कि आपकी आंखों में आंसू ला दे, है ना। उसके साथ जो गुजर रही, उस पर, उस बच्चे पे जो गुजर रही है, और वहाँ से अब देखो कहानी वहाँ नहीं है, लेकिन है ना, कहानी क्या फिर अपना रास्ता चुनती है। कहानी फिर अपना रास्ता अलग से चुनती है। कहानी को आपको बुनना पड़ता है, एक पात्र खड़े करने पड़ते हैं कई, उस पात्रों के जरिए बात वही है, औरत की व्यथा, कथा, उसका दुख दर्द, उसका संघर्ष, उस लड़के का बचपन से लेके बुढ़ापे तक का दर्द उस कहानी में है। वाह। कि कैसे उसका बचपन से लेके बुढ़ापे तक कैसे वो संघर्ष ही करता रहता है, उस दर्द को झेलता रहता है, उस दंश को झेलता रहता है अपनी माँ के साथ में। तो चूँकि अगर हम कहानी में घटना ही नहीं होंगी, बात नहीं होंगे, परिवेश नहीं होगा, और हमेशा ये है कि मेरा क्या बहुत बड़े बड़े लेखकों को कहना है, लेकिन हर एक का अपना तरीका होता है लिखने का। मैं अपने इलाके की भाषा, संस्कृति, इलाके से मतलब ये नहीं है कि मेरे इलाके में जो दर्द औरतें झेल रही हैं वो तो हो सकता है अमेरिका में भी झेल रही होंगी। दर्द तो अपने आप में यूनिवर्सल है, शाश्वत है, सब झेल रहे हों। तो यही है कि आप कभी कभी हमारे हिंदी में होता है कि यार ये तो आंचलिक कथाकार हैं। भाई अंचल क्या होता है? मैं तो कह रहा हूँ, मेरी आँख किसी का आँख का आंसू चख के देखो,
हाँ है ना, किसी भी विश्व में उसका स्वाद खरा ही होगा भाई। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, है ना, क्या कहने। मतलब चीज़ें, आप अपनी भाषा को ख़त्म नहीं कर सकते, आप अपनी संस्कृति को ख़त्म नहीं कर सकते, और जिस परिवेश में आप रह रहे हैं ना, वो परिवेश और वो मिट्टी खुशबू आपकी रचनाओं में नहीं है तो आप समर्थ रचनाकार नहीं कहला सकते। फीका है फिर, बहुत फीका है, जो पकवान जो है, क्योंकि जैसे फिर आप नकली लेखन कर रहे हैं, मतलब नकली लेखन है, सही बात है। और लोकल को ग्लोबल कैसे बनाया जाए, मतलब यार एक मजदूर का दर्द तो वो तो आप मुंबई में चले जाओ, बेचारा वही दुख भोग रहा है ना, यहाँ गांव में वही उसके साथ गुजर रहा है ना। तो शोषण के तरीके बदल सकते हैं, है ना, लेकिन शोषण नहीं बदल सकता, दर्द नहीं बदल सकता। दर्द, शोषण का जो दर्द है वो कैसे बदलेगा, वो नहीं बदल सकता। क्या बात है सर। तो अच्छा सर ने बताया, स्वतंत्र जी ने भी बताया कि 2 बहनें जो आपने किताब जो आपने प्रकाशित की, और शायद जब आप लिख रहे होंगे उसको उस वक्त में, तब आपको शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि इस पे कभी आगे चल के विशाल भारद्वाज जी जैसे एक बड़े सिनेमा निर्देशक, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक फिल्म पूरी की पूरी बनाएंगे। और क्या खूब फिल्म सर, मतलब मैं खुद दीवाना हूँ उस फिल्म का, और एक एक कैरेक्टर जो है जिस तरीके से। सर एक बात मैं यहाँ से जानना चाहूँगा, जब वो पहला कॉल आपके पास आया कि अब वो कहते ना कि एनएसडी से जब आप रिजेक्ट हुए थे, तो एक होता है ना कि अंदर वो कहते ना कि तासीर वो पैदा कर तू अपने अंदर, कि तेरी मौजों से रश्क खा जाए खुद समंदर। तो वो समंदर तो हिचकोले ले रहा होता है मन मंदिर में, कहीं तो चल रही होती वो उड़ान। तो सर यहाँ ऐसा लगने लगा कि तब मैं एनएसडी के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाया, कि आज मैं जो करना चाहता था उसका एक अंग जरूर पूरा हो रहा है, जिस फिल्म इंडस्ट्री में मैं चाहता था कि मेरी कहानियां हों। नहीं, मैं क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आप अगर आपके आंखों में सपने पल रहे हैं, तो जैसे पेड़ को अपन पानी खाद देते रहते हैं ना, तो सपनों को भी पानी और खाद मिलना चाहिए समय समय पर, वरना वो मुरझा जाएंगे, मतलब। सही बात। तो मेरे दिमाग में भी ये था, और ये था यार देखो आप, मैं तो सोच ही नहीं सकता था, सपने तो थे, लेकिन यार इस तरह से क्यों। मैंने वो कहानी कभी भी, जो लिटरेचर का आदमी, साहित्य का, वो ये सोच के नहीं लगता कि यार इस पर कोई फिल्म बन जाएगी या मैं इसको इस दृष्टि से लिख रहा हूँ। नहीं, वो तो एक जमाने का दर्द लिख रहा है, मतलब किसी का, है ना। और जहाँ वो किरदार, जहाँ आम जनता की नज़र नहीं पड़ती, वहाँ रचनाकार इशारा करता कि यार देखो इधर भी देख लो। क्या बात है। इधर भी झांक के देखो भाई, ये भी आप रोज गुजरते हैं उसी रास्ते से, इस घर से हजारों साल से, पर आपकी नज़र उधर नहीं गई क्या यार। हाँ, क्या बात है ना। और सर उस फिल्म का तो एक बहुत अच्छा एक मैसेज भी जो था, और 2 बहनों का भी जो आपने रचा, उसमें भी वो मैसेज था कि आप अपने रिश्ते चुन सकते हैं, रिश्तेदार नहीं। आप अपने पड़ोस को कभी नहीं चुन सकते। पड़ोस तो आपका जो भी होगा उसके साथ आपको समझौतों के तहत रहना ही होगा, उसे स्वीकारना होगा। एक जो उसका एक पूरा तरह से निचोड़ जो सामने आता है। तो सर आपने भी बहुत कुछ स्वीकार यहाँ पे किया था, लेकिन मैं यहाँ पे उस फिल्म से जुड़ी कुछ यादें आपकी ताज़ा कर देना चाहता हूँ। 7 दिन की एक वर्कशॉप जी, जो फिल्म की दोनों मुख्य नायिकाएं हैं, सानिया मल्होत्रा और राधिका मदान, जो आज बहुत अच्छा काम कर रही हैं सिनेमा पे। हमने राधिका मदान की भी वेरियस अंग्रेजी मीडियम जो अभी हमने हालिया उनकी फिल्म देखी हैं, और साथ ही साथ सानिया मल्होत्रा जवान में भी अभी हालिया नजर आई थी। क्या कमाल वो काम करी है दंगल से लेके। तो सर इस तरह की 2 एक्ट्रेस आपके सामने आपके साथ होती हैं। रॉसी में ही शायद वो आपने वर्कशॉप जो है वहाँ पे की थी, हालांकि शूट जो है वो माउंट आबू में हुआ था। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये एक शब्द था, मैं भी बहुत दिनों तक उसका मतलब नहीं पता कर पाता था, कि जब हम सुनते थे ना सहज आपस में कुछ महिलाएं, क्योंकि गांव की पृष्ठभूमि पे जब भी हम कभी जाते थे तो उनके बात करने का एक तरीका होता था, तो एक शब्द आता था बाप कणी का, तो वो वहाँ समझ नहीं आता था, लेकिन आपने जिस शुद्धता के साथ इस्तेमाल उसे किया और दोनों एक्ट्रेसेस ने निभाया, तो उस वर्कशॉप की भी कहानी आपसे जानना चाहेंगे, और जो मौलिकता आपने रखी है अपनी लिखावट में, बिल्कुल उसके पीछे का राज भी जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? अजहर भाई ऐसा है, पहले विशाल जी आ चुके थे उससे पहले गांव 2 दिन के लिए लोकेशन देखने के लिए, और उनके जहन में ये था कि पूरी फिल्म रौंसी में आसपास शूट करेंगे, मतलब ये था पहले। और ये तय भी हो गया था, मतलब भाई लोकेशन भी देख चुके थे हम, घूम घूम के हमारे गांव में और दूसरे गांव में बहुत सारी जगह। वो 2 बहनें जहाँ रहती थी ना, उनका पियर था, है ना, वहाँ भी हमने लोकेशन देख के आए थे, मतलब गांव में फाइनल कर लिया था। हाँ, कि भाई रियल लोकेशन पे शूट करेंगे, ये था। और फिर वो धीरे धीरे, चूँकि एक फिल्म तो ऐसा माध्यम है ना, कभी किसी की डेट नहीं मिल रही, कभी कोई चीज़ हो रही है, कभी डिले हो रहा है, तो उन्होंने कहा यार तब तक इनकी आप
वर्कशॉप कर लेते हैं। ये आ रहे हैं 5-6 लोग थे, मतलब मेकिंग वाले भी साथ होते हैं, कैमरामैन वगैरह ये भी। तो मेरे को लगा भाई वो रहेंगे कैसे गाँव में, ये मतलब ये गाँव कैसे रहेंगे, मतलब क्यों नहीं गाँव में रखना है। और उनको इनकी जो वर्कशॉप है ना बहुत टाइटली होनी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस वहाँ होनी चाहिए, मतलब काम के साथ कोई समझौता छूट नहीं इनको, है ना। तो एक दिन तो हमारे गांव में रुकी, शुरुआत में आई जब, तो वहाँ हमारी जो बाकड़ कहते हैं हम पर राजस्थान में। फिर दूसरे दिन करे पथिक जी यहाँ तो कुछ क्या है कि आराम में खलल पड़ती है, मतलब एक नींद भी चाहिए पूरी, क्योंकि मैं गांव के औरतों के लिए तो तमाशा था ना, आस पड़ोस सब आ गए, रात के 12-1 बजे तक नहीं सोने देते उनको। तो करें कि पति जी ऐसे तो नींद पूरी नहीं होंगी, तो मुश्किल हो जाएगी। सुबह उनको 5 बजे आना होता था, क्यों सुबह 5 बजे जगना है। तो फिर पास में श्री महावीर जी है, वहाँ इनको एक होटल बुक कराया, और सुबह 5 बजे 4 बजे जगती होंगी, 5 बजे तो हमारे गाँव में आके मेरे को जगा देती कि पति जी गुड मॉर्निंग। वाह, ये काम को लेकर जो समर्पण में उनका भी हाँ बहुत कमाल है। ये अपन को लगता है ना पर्दे पे यार क्या है, ऐसा तो मैं ही कर लेता, या किसी को लगता है ऐसा तो ये रोल तो मैं ही कर लेती, लड़की को लगता होगा, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं, उनकी बहुत मेहनत होती है। मैंने देखा जिन बच्चियों ने गोबर को हाथ तक नहीं लगाया होगा, वो कंडे थाप रही हैं उठा उठा के भूरे में डाल रही हैं। वाह वाह वाह। हाँ, और जिन्होंने कभी मतलब भैंसों को दाना पानी नहीं खिलाया होगा, है ना, भूसे में कभी हाथ नहीं दिए होंगे, है ना, वो सब काम कर रही हैं। वो चूल्हा जला रही हैं अपने, उन्होंने एक घर बांट लिया था, ये तेरा घर ये मेरा घर, वाह, है ना। तो वो चूल्हा जलाती थी, अपनी साफ सफाई करती थी उसी पोशाक में जो गांव की औरतें जो पोशाक पहनती थी, जो फिल्म में हमें नजर भी आती इनकी। हाँ बिल्कुल उसी पोशाक में। और स्पेशली राधिका मदान, वो तो ऐसा लगता है जब वो दोनों बहनें झगड़ा कर रही होती है ना, तो वो मतलब ऐसा लगता है कि वाकई में वो जो मेहनत है वो नजर आती है। कि वो कहते भी ना सर कि एक किरदार से दूसरे किरदार में इस तरह से तब्दील अगर हम हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और उसे एक्सेप्टेंस, जब दुनिया उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, तो लगता है कि आपने बहुत कुछ कमाल किया है। तो ये बहुत हकीकत है। और सर पानी खींचती थी, पानी। और अब ये देखो, आप अगर जो भाषा लिखी गई है ना, अगर उसका टोन नहीं पकड़ पाएंगे मतलब, तो नकली लगेगा ना आप जब पर्दे पर बोलोगे। तो 2 घंटे की उनकी वर्कशॉप भाषा के ऊपर होती थी, सिर्फ भाषा पे क्या उन्होंने बोला, इस टोन से बोलना पड़ेगा आपको। 2 घंटे 7 दिनों तक 2 घंटे भाषा में बात होती थी। वो डायलॉग बोलती थी, सर देखिए हमने इसको ठीक तरह से बोल पा रही है नहीं बोल पा रही है, तो उनको बताना पड़ता था कहीं ये टोन गलत है या इस तरह का। कभी कभी हमारी जो राजस्थान की जो भाषा है ना, उधर की पूर्वी राजस्थान की, वो क्या कभी कभी हरियाणा से थोड़ी सी बिल्कुल, हाँ, वो हरियाणा वाला टोन आ जाता है, मिलती जुलती लगती है। हाँ, और वो दंगल करके आई थी, तो जाहिर सी बात है कि उसके दिमाग में वो हरियाणा का टोन था दंगल में सानिया का। तो फिर वो ठीक किया, इस तरह नहीं क्या कर रहे हो। एक बारीक जो सूक्ष्म बारीक जो बातें हैं, और ये हकीकत है सर, मेथड एक्टिंग जिसे कहते हैं, जो आजकल हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर, जिसमें आमिर खान साहब का भी एक बहुत बड़ा नाम है। हाँ, जब हमने लगान का वो जो देखा, चले चलो के नाम से जो उनका एक उसकी मेकिंग पूरी उन्होंने बताई, कितनी मुश्किल होती है। 10,000 के क्राउड को संभालना कितना मुश्किल होता है, 10,000 लोग एक जैसी पोशाक में होने वाले हैं। अच्छा, लोग सोचते हैं कि गाँव की पृष्ठभूमि है, तो गाँव की पृष्ठभूमि का होने का मतलब ये नहीं है, जैसे आज हम भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही उठे होंगे, लेकिन पहनावों को लेकर तब्दीली आई है। जैसे कि आपने बताया कि एक वक्त में आपने जीन्स भी पहनी है, ये सारी चीज़ें। तो सर इसके पीछे मैं बहुत कहते हैं मजबूती के साथ ये एक संदेश, और या ये आपको यूँ कहें कि ये बिल्कुल इस पर एक, मैं अपनी तौर से एक समीक्षक के तौर पे कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी हकीकत और बहुत बड़ी मेहनत लेखक की है, उस रचयिता की है, जो आप जैसे रचयिता जो उसके पीछे की पूरी कहानी के ताने बाने को रचते हैं, बुनते हैं। ऐसे एक कहानी के ताने बाने को रचने वाले बिज्जी दादा, जो आपके काफ़ी फेवरेट हैं। हाँ, मेरे बहुत पसंदीदा है मतलब। हाँ, और उनकी भी फिल्म जो दुविधा जिस पे पहेली भी बनी थी, तो वो कहीं ना कहीं सर आप रिलेट कर पाते होंगे कि अब वो जो जिस तरह की कामयाबी उन्हें हासिल हो रही थी, आपको भी हासिल हुई। और एक और जो जब आप कविता लिखते थे तो आपने बताया भी कि गोपाल दास नीरज जी आपके बड़े फेवरेट हुआ करते थे, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। कृति या इस तरह की रचना निकल के आती है तो शायद ऐसा नीरज जी द्वारा लिखित, जो शायद ऐसा लगता है जैसे उस मौके पे वो जो 4 चांद लग जाना अवश्य हो जाता है। उस जो कैरेक्टर, जो एक वो कहते हैं वो जो किरदार रहा, जिस नाम से सब जानते थे देवानंद साहब को, एवरग्रीन स्टार, तो वो जो एवरग्रीन स्टार का होना शायद इनकी काफ़ी मदद हो जाती है, जो नीरज जी लिखा करते हैं। तो नीरज जी से आप भी काफ़ी प्रभावित रहे। हाँ, बहुत। तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं देखो, गोपाल दास नीरज हिंदी के ऐसे गीतकार और गज़लकार हैं, और ऐसे कवि हैं
जो जितने वो प्रसिद्ध फिल्मों में हैं, ऐसे बहुत कम मिलेंगे आपको, मतलब गिने चुने आप उंगलियों पे गिनोगे, इतने ही वो साहित्य में प्रसिद्ध हैं। चाहे मतलब ये मंचों दो, पे आज भी हाँ, यूट्यूब पे भी हम देखते हैं उनके कुछ वीडियोस, तो इतने भर भर के उन्हें लोग पसंद किताबों में करते पढ़ाया जाता है उनको, बिल्कुल, नीरज जी को पढ़ाया बिल्कुल, जाता है। और आपको जैसे एक, चूँकि ये बहुत कठिन चीज़ होती है, आप दोनों चीज़ों को साध के चलना और दोनों में ही इतना बड़ा काम कर देना, दोनों के साथ पूरा न्याय करना, पूरा न्याय करना मतलब। बहुत और ज़रूरी है। आपकी कोई रचना पढ़ते हैं, मान लो आप किसी की रचना पढ़ते हैं, तो जब नीरज जी की जो गीत गज़ल और कविता पढ़ते थे तो हम खुद कनेक्ट, अगर आपका पाठक आपकी रचना से जुड़ रहा है, कनेक्ट हो रहा है और आपकी रचना पूरी तरह से उसको संप्रेषित और प्रभावित कर पा रही है, तो आपका लिखना सार्थक है। नीरज जी ऐसे ही मधुर और सुमधुर कंठ के तो खैर, वाह, बिल्कुल बिल्कुल उस्ताद थे। मतलब पाठ्यक्रम में भी उन्हें पढ़ाया जाता है, मंच पे भी हम उन्हें बिल्कुल पढ़ते हुए आज भी, क्योंकि आज तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके वीडियोस के माध्यम से उन्हें देखते हैं और इस तरह के गीतों के माध्यम से तो हमारे कहते हैं ना जहन में जिंदा है। सर ये भी अपने आप में कमाल बात है। सर एक लेखक होने के नाते आपके दिमाग में भी ये चलता है कि जो कालजयी कृति होती है, जी जी, जब लिखी जा रही होती है तो मालूम नहीं होता कि इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा, लेकिन जब आप लिख देते हैं तो जब इस तरह की कृति वो आती है। एक फिल्म और लिखी थी आपने, कसाई जी, और शीर्षक जो है बड़ा बहुत डरावना सा नज़र आता है, लेकिन उसके पीछे की जो वेदना है वो भी आपने उसमें लिखने का प्रयास किया था, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं सर। देखो कसाई कहानी उसी नाम से है जिस नाम से फिल्म बनी है उस पर, मतलब। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो हर इंसान के अंदर, दुनिया के किसी भी कोने का कोई इंसान हो, उसके अंदर एक शैतान छुपा रहता है, एक शैतान छुपा रहता है उसके अंदर, मतलब आपको पता नहीं चलता किसी के अंदर, और वो कब जाग जाए ये भी पता नहीं चलता, मतलब बेरहम, जो बेरहमी होती है। और अगर उसी बेरहमी, क्रूरता, और वो नीरज जी का फिल्म जो गीत आ रहा है ना, मतलब शौकीन गोली आए थोड़ी शराब, तो उस क्रूरता में अगर पॉलिटिक्स आ जाए, राजनीति, तो दोनों मिलके आदमी को कसाई बना देते हैं। क्या बात है, मतलब ये एक लेखक की सोच है। सोच है, मतलब अगर मान लो मैं, तो हर आदमी के अंदर कोई ना कोई बुराई या कमजोरी की बात नहीं कर रहा, कमजोरी अलग चीज़ है, मतलब बुराई भी अलग चीज़ है, लेकिन एक क्रूरता होती है ना, अपन कहते हैं यार कसाई, क्या कसाई बना यार, है ना, बेरहम है, निर्दयी है। हमारे मनोहर के एक बहुत अच्छे कवि हैं कमल मनोहर जी, उन्होंने लिखा कि प्रातःकाल तुम देव हो, दिन में हो इंसान, कमल ये कैसी जिंदगी, सांझ ढले शैतान। तो ये बहुत एक ऐसी बात थी कि एक ही व्यक्ति में बहुत सारे व्यक्तित्व छुपे होते हैं, ये है बिल्कुल हकीकत है। लेकिन सर बात कसाई की हो रही है, फिल्म के निर्देशक साहब श्री गजेंद्र श्रोत्रिय जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनकी बात भी सुन लेते हैं, फिर आपके साथ दोबारा बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो आइए सुनते हैं। पथिक जी से मैं पहली बार सन 2012 के जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मिला था, लेकिन उससे पहले किसी कथावाचन कार्यक्रम में मैं उनकी कहानी यात्रा सुन चुका था और तब भी मुझे लगा था कि इस पर फिल्म बन सकती है। लेकिन जब मैंने उनकी अन्य कहानियाँ पढ़ी तब मुझे लगा कि उनकी हर कहानी में एक फ़िल्म बनाने की क्षमता है, हर कहानी में एक फ़िल्म छुपी है। ग्रामीण परिवेश की ये कहानियाँ पाठक को अचानक से चौंका देती हैं और जितनी सरल भाषा में, साधारण रूप में लिखी गई असाधारण कहानियाँ वो कहते हैं, वो वाकई उनकी विशेषता है। उनकी भाषाई शिल्प ले लें, चाहे उनके किरदार ले लें, जिस तरह वो उन्हें घड़ते हैं, उनके कथानक, सभी कुछ ऑथेंटिक और एक अलग लेवल पर, और हर कहानी में एक फ़िल्म बनाने की क्षमता। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आज उनकी इतनी कहानियों पर फिल्म बन चुकी है और आज भी उनकी कई कहानियों पर फिल्मकार जो है काम कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हमें उनकी और कहानियों पर भी फिल्में देखने को मिलेंगी और साथ ही वो नई कहानियाँ और लिखेंगे। तो मुझे यकीन है कि जल्दी हमें उनकी और कहानियाँ पढ़ने को मिलेंगी, कुछ नया वो ज़रूर कर रहे होंगे, तो उनका इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।
वाकई सर, क्या बात गजेंद्र जी ने बोली है, और हकीकत है बिल्कुल। एक निर्देशक के रूप में वो जो उन्होंने काम किया है वो उस बात को दर्शाता है। जब 2012 में आप मिले पहली बार, बिल्कुल। अरे वो कहते भी हैं सर कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हर लफ्ज़ में वो गम शामिल हो कि गज़ल बनने पे मजबूर हो जाए। तो ये हकीकत है सर। लेकिन सर साथ ही साथ वो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के बहुत सारे व्यक्तित्व, जैसा कि आप खुद भी बता रहे थे, और नवरस जब हम सुनते हैं, अलग अलग रसों की बात करते हैं, चाहे बात करुणा की हो, चाहे बात हास्य की हो, चाहे बात क्रोध की हो, हर तरह के जो रस है हमारे किरदार में शामिल होते हैं। रौद्र की हम बात करते हैं। तो सर मैं भी आपसे जानना चाहूँगा, जब आप वो कहते हैं ना कि अक्सर लोगों के जहन में, दिमाग में वो सवाल चलता है कि लेखनी जो है इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या जब आपका मन करता है तब आप लिख देते हैं, या कोई ईश्वर की अता है? क्या है सर ये रास्ते पे आज पर्दा आप हटा दें? देखो अजहर भाई, लेखन ऐसी चीज़ है ही नहीं। मतलब जो आप कहें कि मैंने पेन उठा लिया, कागज़ मेरे सामने, और बस मैं कहानी लिख रहा हूँ या गज़ल लिख रहा हूँ, नामुमकिन है ये। ऐसा होता ही नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो वो क्षणिक रचना है। मतलब क्षणिक का मतलब उनकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है, यूनिवर्सल नहीं होने वाली। नहीं, सवाल ही नहीं। मतलब आप उसको आप तात्कालिक कह सकते हैं, एक जो तात्कालिक प्रभाव होता है ना, मतलब तो वो हो सकता है। आपने कागज़ को उतार दिया। देखो हर रचना अपने पीछे एक दर्शन लेके चलती है, फिलॉसफी लेके चलती है। मतलब आप क्यों लिख रहे हैं? मतलब अगर मैं कोई कहानी गढ़ रहा हूँ तो उसके पीछे कारण क्या है यार, है ना? और मैं क्यों लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ, मंशा क्या है, मंशा क्या है मेरी। तो वो जब आप सोचते रहते हैं ना, कुछ देखते हैं, किसी ने बात कही, कोई न किसी ने बात की यार। जैसे आप देखो, दो आदमियों में झगड़ा हो गया, किस बात पे? कि उनकी मेंढ के बीचों बीच एक पेड़ था। खेत की मेंढ होती है ना, उनके बीचों बीच में एक पेड़ था, और वो कहता है ये मेरा है, एक कहता है ये मेरा है, और उस पेड़ को काट दिया उन्होंने। आप देखिए, दो आदमी लड़ रहे हैं, मतलब लेकिन मरना किसको पड़ा? पेड़ को। क्या बात है, क्या कहानी यहीं छुपी है। मतलब कहानी यहीं छुपी है। मतलब लड़ा आदमी रहे हैं, मतलब, और एक पेड़ की मौत होगी, है ना? तो अब मुझे, अब मान लो ये लिखना है, यही लिखना है मुझे, तो फिर मैं कहानी बुनना शुरू कर दूंगा। कुछ मुझे यही नहीं लिखना, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब क्या कारण रहेंगे, क्यों हैं, इनकी बैकग्राउंड क्या है, मतलब इन दोनों घरों का बैकग्राउंड क्या है, पेड़ के पीछे कितना इतिहास छुपा हुआ है। आपने देखा है ना कभी, बहुत सारे पेड़ यार ये 100 साल पुराना है ना? बरगद के पेड़, पीपल के ऐसे पेड़ 150 साल पुराने, 200 साल पुराने। तो उसकी हिस्ट्री क्या है आपको? मतलब लोगों की भी हिस्ट्री और उस पेड़ की भी हिस्ट्री, या यूं कहें जैसे कि वो एक बात कही जाती है कि मोहब्बत से कोई हमें गाली भी दे तो हम स्वीकार लेते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई गुस्से से, या वो कहते हैं ना कि अपने अहंकार में हमें कुछ मीठा खिलाने का भी प्रयास करे तो हम नहीं खाते हैं। नहीं खाते। ये कुछ ऐसी सी बात है कि उसका पूरा आपको उसका अवलोकन जो है वो देख। अच्छा सर, अवलोकन से मुझे याद आया, एक लेखक का अवलोकन अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बिल्कुल। और चाहे दो बहनें की बात हम करें, चाहे और भी जो आपने रचनाएं रची, ये किरदार हकीकत में हमने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होते हैं। बिल्कुल। जिनसे हम प्रभावित होते हैं, मुतासिर होते हैं, या यूं कहें कि जिनका हम एडेप्शन करके उसे सिनेमा पे या पे अपनी कृति में उतारने का प्रयास करते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा रहा होगा। हालांकि हम यहाँ नाम नहीं पूछना चाहते, लेकिन ऐसा तो होता ही है। तो इस अवलोकन को इतना सुदृढ़ करने के लिए, यूं कहें कि इस नज़रिए को और मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए आज के युवा, जो लिखना चाहते हैं युवा, और ख़ास तौर से मतलब एक व्यक्ति ने तो ये सवाल किया भी था कि अगर चरण सर, पथिक सर से आप ये सवाल पूछ सके तो ज़रूर पूछेगा जी, कि लिखने की जो प्रक्रिया है इसमें अवलोकन कितना प्रभावी है? तो क्या कहना चाहिए? सबसे ज़्यादा प्रभावी है, सबसे ज़्यादा। अगर आपकी नज़रिए ना, जीवन दृष्टि, मतलब अवलोकन कहते हैं, आप जब ऑब्जर्व करते हैं ना, ऑब्जर्वेशन है जैसा अपन अंग्रेजी में कहते हैं, तो आप कितना महीन करते हैं, मतलब कितनी सूक्ष्मता के साथ, सूक्ष्मता से, मतलब कि अगर वो चींटी भी जा रही है ना किसी कहानी में तो आपको नज़र आ रही है, मतलब कहीं दूर, वो और लोगों को नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको नज़र आ रही है, आपकी कहानी में आ जाएगी वो। तो और वो उस अवलोकन के पीछे आपकी दृष्टि क्या है, मतलब विचार क्या है, और कौन सी चीज़। मैं एक चीज़ बताऊं, मुझे लगता है अगर दो औरतें लड़ रही हैं, मतलब रोज़ लड़ती हैं, रोज़ शाम को बैठ के फिर हंसती हैं, वजह क्या है भाई इसकी, है ना? कोई वजह नहीं है, कोई लड़ाई की कोई वजह नहीं है, रोज़ लड़ती हैं, रोज़ फिर बैठ के। ऐसा लगता है उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो चुका है, अभिन्न हिस्सा हो गया। मतलब ना कि छोटी छोटी बातों पे लड़ लिया करते हैं
ये कचरा मेरे घर के जो बरामदे की तरफ क्यों आ गया, हाँ। तुम्हारे यहाँ से उड़ के आया होगा ये बिल्कुल, हम इन बातों पे लड़ लिया करते हैं। अच्छा, एक कमाल बात ये भी है कि ये पड़ोस ऐसी चीज़ है ना कि जिसके बिना फिर संभव भी नहीं है। जब घर पे ताला कुची करके कहीं जाते हैं तो उनसे ही कहते हैं कि ये चाबी आप रखिए। हाँ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये बात कही थी कि हम अपना पड़ोस नहीं चुन सकते। इस फिल्म का एक ये वक्तव्य भी था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बात क्या बखूबी कही गई। तो वो समझौते जो हैं वो तो उसके साथ में बहुत लाजमी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो और वो कहते भी हैं कि कितनी बड़ी शिक्षा हमें मिलती है कि अगर थोड़े से समझौते के साथ हम जीवन यापन कर सकें, आप भी खुश हम भी खुश, इस अगर धुरी में हम रह सकें तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो ये लेखक भी शायद यही कहना चाहते थे। अच्छा सर, मैं आज ये बात आपसे एक और यहाँ जानना चाहूँगा, लेकिन उस बात को जानने से पहले एक और ख़ास शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। श्री यशवंत व्यास जी, उनकी बात भी सुन लेते हैं, उसके बाद बातचीत का सिलसिला आपके साथ जारी रखेंगे। आइए। इतने बढ़िया युवा कि क्या कहा जाए, मिट्टी से जुड़े हुए आदमी, जैसे ऐसा लगे कि आदमी बैठा हुआ है चारपाई पर खेत की किसी मेड़ पे, देख रहा है पंछियों को और अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहा है। किसी किस्म से कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं कि इस दुनिया को जीत लेना है, बल्कि ऐसी इच्छा कि इस दुनिया को और जान लेना है। तो जब वो अपने तरीके से कविताओं के साथ जूझ रहे थे, तब हमारी एक कथा प्रतियोगिता थी, उसमें उनकी कहानी बक्खड़ को पहला सम्मान मिला। जूरी अपने समय के मशहूर कथाकार ज्ञान रंजन साहब थे। उसके बाद से मैं पथिक साहब को जानता हूँ। धीरे धीरे उन्होंने जिस तरह से अपनी ज़मीन बनाई है, अब तो लोग उनकी सिनेमा की बात करते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, और हर बार कहते हैं कि भाई अगर आपको गांव की ज़मीन, लोगों के रिश्ते, इन सब के बारे में बात करनी है तो पथिक जी को पढ़िए। मुझे बहुत खुशी होती है पथिक साहब कि आप न सिर्फ सिनेमा बल्कि लोगों के दिलों में भी उसी तरह से जगह बनाए। आपको बधाई, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी अगली किताब में जल्दी ही देख पाऊँ। बहुत बहुत बधाई। वाह, क्या कहने सर, जब मित्र इतनी खूबसूरत बात अपने बारे में कर जाए। और शायद वो यही कहना चाहते थे कि मैं फ़कीर ऊंचे दर का, मेरे कासे में समंदर, मुझ में बस्ती वो तसल्ली जिससे महरूम था सिकंदर। आप में वो तसल्ली नक्श नज़र आती है सर, पूरी तरह से नक्श है आपके किरदार में। और सर इसी तसल्ली के चलते जब हम अपना काम बहुत अच्छे से किया करते हैं ना जी, तो हमें कुछ पुरस्कार भी जीवन में मिल जाते हैं। शुरुआत में जैसे मैंने आपसे बात की भी थी, बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार जब आपको मिला 2012 में, रागे राव पुरस्कार, तो सर वो कैसी अनुभूति थी, वो कैसा अनुभव था? क्योंकि अब तक करते चले आ रहे थे उसके चलते कुछ मिलता है, अच्छा ही लगता है, लेकिन आपके शब्दों में जानना चाहेंगे। पुरस्कार से देखो, एक लेखक को प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, मतलब आपको ये तसल्ली होती है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ वो सार्थक काम कर रहा हूँ, और लोगों तक मेरा काम पहुँच रहा है। मतलब लोगों तक जो लिख रहे हैं आप, अब लेखक को तसल्ली कब होगी जब उसके पाठक पढ़ेंगे, और पाठक पढ़ेंगे और उसको इस लायक समझेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सरकारी संस्थाएं हों चाहे निजी संस्थाएं हों, और उनको ये होती है कि यार ये अलग तरह का लेखन है जिसको प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, और ये ठप्पा लगाने की ज़रूरत है कि हम आपके साथ हैं, आप लिखते रहिए। मतलब वाह। और देखो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है दुनिया में, या आप चलते रहें, धीरे धीरे चलते रहें, अपने काम पर ध्यान लगाएं तो मंजिल तो मिलती है। क्या बात है। तो सर जो पत्र पत्रिकाओं में, या यूँ कहें कि पुस्तक पे मुद्रित रूप में जब आप अपने नाम को पढ़ते हैं, वो एक बहुत बड़ा, बहुत खुशनुमा पल आपके लिए होता है। 6 किताबें भी आपने लिखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज का जो युवा है पूरी तरह से आपका अनुसरण भी करता है। जी, जब जी। कहानीकार की हम आज बात करते हैं तो इस काल में कालजयी कृतियाँ वो नज़र आती हैं जिस तरह का लेखन आपका है। तो सर उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? मैं इस मंच के माध्यम से आपके साथ, जो युवा पीढ़ी अगर लेखन की ओर अग्रसर है और जो लेखन में जाना चाहते हैं, कहानियाँ लिखना चाहते हैं, कविताएं लिखना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले तुमसे ये कहूँगा कि आप पढ़िए साहित्य को, अपने पुरखों को पढ़िए, विश्व का साहित्य पढ़िए, क्या क्या लिखा जा चुका है दुनिया में, क्योंकि हर रचना अपने समय का दस्तावेज होती है।
आहा, क्या बात है। हाँ, हर रचना अपने समय का दस्तावेज होती है, दस्तावेज होती है। मतलब हम प्रेमचंद को पढ़ के कह सकते हैं यार उस जमाने में ऐसा होता था, वो काल जमाना ऐसा था। पूरा पढ़ पाते हैं हम, पूरा जमाना सिर्फ पढ़ एक पाते ईदगाह हैं। के माध्यम हाँ। से। सही बात है। तो अगर वो बिना इसके कि भाई मैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाऊंगा, बहुत ज़्यादा मेरे पास दौलत आ जाएगी, तो कृपया लेखन में ना आए, मतलब और कोई धंधा कर लें, बेहतर है, मतलब पैसे के लिए। और एक जुनून हो और संयम हो, हाँ, धैर्य हो। धैर्य हो, मतलब आपके अंदर एक भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और अगर ये भी नहीं तो बरसों, हाँ, है ना। मुझे तो लिखना है, लिखना है, कभी मुझे लिखा अपना है। काम करते रहना है। काम करते लोग वो जो ईश्वर जब चाहेगा लोग भी अपना काम बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। क्या और बात है। समय पर नज़र रखिए, जो परिवर्तन हो रहे हैं, क्यों परिवर्तन होना लाजमी है, मतलब है ना, ये तो नियम है संसार का। वो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, राजनीति में कौन सा हो रहा है, सामाजिक कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, समाज कैसे बदल रहा है, परिवार कैसे बदल रहे हैं, इकोनॉमिक्स कैसे बदल रही है, बहुत सारी चीज़ें, उन पर आपकी पैनी नज़र हो क्या बात है। अपने वक्त तो पर। सर बिल्कुल क्या बात आपने कही है, परिवर्तन ही प्रकृति का शाश्वत नियम है। बिल्कुल। और सर एक शाश्वत नियम और है कि आज की इस मुलाकात पे अभी हमें थोड़ा सा एक विराम लगाना होगा, ताकि अगली बार जल्दी आपसे मुलाकात कर पाएँ। और सर आप इस मंच पे आ जाए, बहुत आपका शुक्रिया। और एक बात हमें सर आपके बारे में पता लगी थी जी, मोहम्मद रफ़ी साहब आपके वन ऑफ द फेवरेट सिंगर हैं। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल, मंच के माध्यम से चलते चलते आपको रफ़ी साहब का एक नगमा सुनाते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरे ज्ञापित एक बार फिर से करते हैं। जयपुर दूरदर्शन का भी बहुत धन्यवाद।